यस वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 जो होता है सीटेट का, उसमें मैथ्स पेडागोजी आती है। और जी हाँ, यह जो मैथ्स पेडागोजी है यह पेपर 1 में भी आती है। तो ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही सहायता मिलेगी। तो समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं सीधा प्रश्नों पर, जो कि रहेंगे हमारे मैथ्स पेडागोजी के। और यदि हम सबसे पहला अपना प्रश्न देखते हैं, Which one of the following statements is not true about the 5 steps of mathematization? जी हाँ, मैथमेटाइजेशन मतलब गणितीकरण के कौन से 5 स्टेप्स में ये कौन सा स्टेप है जो नहीं होगा। जी हाँ, द फर्स्ट वन ऑप्शन इज आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम इन द टेक्स्ट। सेकेंड वन इज मेमोराइजिंग एन एल्गोरिदम। थर्ड वन इज सॉल्विंग मीनिंगफुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मेकिंग सेंस ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशन इन रियल लाइफ। और जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि हम कभी भी मैथमेटिक्स में या किसी भी अन्य सब्जेक्ट में मेमोराइजेशन पर बल नहीं देते हैं। मेमोराइजेशन से हमें बचना है, रटने पर हमें बल नहीं देना है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है वो बताना है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कनेक्शंस इन विच न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियसली लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। जब हमने कुछ पहले पढ़ा हुआ है और जो हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दोनों को जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं उसकी बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब दिस? कौन सा स्टेटमेंट इसको सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन है आपके सामने। फ्रैक्शन मस्ट बी टॉट बिफोर होल नंबर्स, क्या आपको ये सही लग रहा है? अगला देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मस्ट प्रीसीड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, क्या हम पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराना चाहिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले? थर्ड वन इज नंबर कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टू एल्जेब्रिक थिंकिंग। एंड द फोर्थ वन इज प्रोपोर्शनल रीजनिंग डज नॉट इन्वॉल्व एल्जेब्रिक थिंकिंग। जी हाँ, यहां पर आपको समझना है कि हमें पॉजिटिव वाला बताना है, सही कौन सा है वो बताना है। तो यहां पर क्या है, जो नंबर कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो पैटर्न्स होते हैं वो हमारी जो एल्जेब्रिक थिंकिंग होती है, मतलब जब हम बीज गणित को सीखते हैं उसको वो फैसिलिटेट करते हैं। दैट्स वाई हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ मैथमेटिक्स क्लासरूम बेस्ड ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की यहां पर बात चल रही है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है, जब हम कोलैबोरेटिव वे से काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में उसकी सेंस आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए टीचर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ डाइंस ब्लॉक। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डिंग टू ए क्विज बाय रेजिंग हैंड्स, स्टूडेंट्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली with geoboards, and the fourth one is students working in collaboration on a project। और जैसा कि मैंने कहा यहां पर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क की बात चल रही है। तो यहां पर कोलैबोरेशन ही हमारा आंसर होगा, और जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको 2 स्लाइड्स पे लिया है। हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे, उसके बाद में हम इसके ऑप्शंस पर जाएंगे। क्या है प्रश्न? A teacher poses the following problem of algebra to her class। क्या प्रॉब्लम दी है उन्होंने? Does the graph x is equal to y square ever intersect the graph of x is equal to y square plus 2? ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि भाई अगर एक ग्राफ है x is equal to y square, क्या वो कभी भी इंटरसेक्ट करेगा x is equal to y square plus 2 को? उन्होंने प्रश्न किया। What are the different ways you would see to test your conjecture? Would द कंजेक्चर होल्ड ट्रू फॉर अदर इक्वेशंस? क्या ये जो कंजेक्चर है जो हमने एक दिया है कि भाई इंटरसेक्ट करेगा, ये हमने प्रश्न किया है, क्या ये और किसी इक्वेशन पर भी ट्रू होगा, क्या उससे रिलेट होगा? फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस बी, मतलब b के लिए यहां पर कुछ भी आ सकता है। जैसे यहां पर 2 था, यहां पर b की जगह पर कुछ भी आ सकता है, ये एक वेरिएबल है। अब यहां पर प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट? आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, वो सही है। वन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑफ पोजिंग दिस इक्वेशन इज कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हाँ, कंपैरिजन और एनालिसिस क्या होगा या नहीं होगा आपको देखना है, सही कौन सा है, उसी के हिसाब से आपको ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनको आपको चूज करना पड़ेगा।
आफ्टर दैट टीचर शुड फोकस ऑन गेटिंग द सॉल्यूशन, द टू ग्राफ्स विल नॉट इंटरसेक्ट। क्या सॉल्यूशन पर हमारा कंसंट्रेट होना चाहिए। द टीचर कैन एसेस द रीजनिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। भाई इससे जो टीचर है बच्चे की रीजनिंग स्किल्स को एसेस कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है। सच क्वेश्चंस कंफ्यूज द स्टूडेंट्स एंड हेंस शुड बी डिस्करेज्ड इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो ऐसे प्रश्न है भाई उसको डिस्करेज करना चाहिए। हिंदी में भी देख लेते हैं, जो हिंदी भाषी हैं थोड़ा समझ लेंगे इनको, प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे इनको। मैं इसीलिए थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हट के खड़ा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि भाई कौन से यहाँ पर सही है, और हमारा आंसर होगा ए और सही, ए सी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चे को। और वहीं जो बी है इसमें क्या है कि भाई शिक्षिका को केवल इस समाधान पर, जहां पर केवल आ जाता है, आपको याद रखना है वो कभी भी पॉजिटिव में नहीं रहता है। केवल इस समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि दो ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जी नहीं, केवल वाला बिल्कुल गलत रहेगा। इस प्रश्न को प्रस्तुत करने की अधिगम प्रतिफल में से एक और द्विघाती समीकरणों की तुलना और विश्लेषण, तुलना और विश्लेषण हमें बच्चों से करानी है, तो ये सही हो जाएगा। और वहीं सी जो है, शिक्षिका छात्रों के तर्क विवेचन कौशल का आकलन कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है कि हम उसका आकलन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपने काफी समय से आप उनका असेस कर रहे हैं, उनका स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप। मिस्टर राजू हैज कलेक्टेड एग्जाम्पलरी वर्क्स ऑफ हिज क्लास 8 स्टूडेंट्स which include assignments, project reports, homework, models, unit tests and class tests, etc. The assessment strategy used by Mr. Raju is A. Yes, क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं मिस्टर राजू इन चीज़ों को लेकर। यदि वो बच्चों को देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, मॉडल्स दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, क्लास टेस्ट दे रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चों का जो पोर्टफोलियो है उसको बनाने में वो उनकी हेल्प करेगा। जी हाँ, पोर्टफोलियो क्या होता है, जब हम किसी विशेष क्लास या किसी बच्चे के बारे में कंप्लीट जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो जो लिखते हैं उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। वहीं बाकियों को देखते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सॉरी ये रिवॉर्ड गलत लिखा है, रिकॉर्ड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये टाइपिकल एरर है जो हमारे टाइपिस्ट है कई बार कर देते हैं, तो आपको याद रखना है ये रिकॉर्ड है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी बच्चा करता है, किसी भी क्लास में करता है, उसका जो टोटल रिकॉर्ड होता है उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। वहीं जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, आपको याद रखना है डॉट से, यहाँ पर एक शब्द है डॉट, मतलब ये किसी जो एक घटना होती है, कोई एक स्पेसिफिक घटना होती है उससे रिलेटेड होता है। और रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स तब होता है जब हम, सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया तो उसको हम अलग अलग जो उसके मार्क्स जब हमें देने होते हैं, जब हमें उसका मूल्यांकन करना होता है, तो कहीं बायसनेस ना आ जाए तो हम अलग अलग उसमें बांट देते हैं कि भाई अगर कोई डेफिनेशन देगा तो उसके मैं हाफ नंबर देने वाला हूँ, अगर कोई यूनिट लगाएगा लास्ट में तो उसके मैं इतने नंबर देने वाला हूँ, अगर कोई थ्योरम को लिखता है तो मैं उसके इतने नंबर देने वाला हूँ, तो वो रूब्रिक्स होगा। जबकि हमारे प्रश्न के हिसाब से ये पोर्टफोलियो में जाएगा, वो रूब्रिक्स नहीं होगा, एनेक्डोटल नहीं होगा और क्यूमुलेटिव भी नहीं होगा, रिकॉर्ड, RECORD, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद द डेफिनेशन, यस डेफिनेशन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेफिनेशन दी गई है, मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन द माइंड ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। ये डेफिनेशन किसने दी है, आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन दी है लॉक ने, ठीक है, ये डेफिनेशन दी है लॉक ने। वैसे भी आप कॉमन सेंस से इसको निकाल सकते थे, क्योंकि जो गैलीलियो है वो मैथमेटिक्स की ये डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि गैलीलियो वह पर्सन है जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप का प्रयोग किया और देखा ग्रहों को। और वहीं ब्रूनर जो है वो हमारे डिस्कवरी लर्निंग से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स की बात वो भी नहीं कर रहे हैं। और नेपोलियन तो आपको पता ही है, जो एक फ्रेंच मिलिट्री पर्सन थे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा लॉक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल मेकिंग ए लेसन प्लान, जब आप एक लेसन प्लान बना रहे हैं, ऑन इंट्रोड्यूसिंग डेटा हैंडलिंग, कि आप डेटा हैंडलिंग कैसे करेंगे, ए मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर थॉट ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए 4 स्टेप प्रोसेस। उसने सोचा कि भाई मुझे एक 4 स्टेप प्रोसेस बनानी है फॉर डेटा हैंडलिंग। द 4 स्टेप्स आर गिवन इन रैंडम ऑर्डर। यहां पर एक रैंडम ऑर्डर दिया गया है, आपको इन्हें ऑर्डर में लगाना है। यस, ऑर्डर क्या है, क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं, collecting the data, interpreting the results,
फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस, एनालाइजिंग द डाटा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहां पर समझना है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, मतलब ये हमारा सेकंड पे आना चाहिए। अब जब हमारा डाटा कलेक्ट हो चुका है तब हम करेंगे उसकी एनालिसिस, मतलब ये हमारा थर्ड स्टेप होना चाहिए। और जो रिजल्ट का होगा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट सबसे लास्ट में आता है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। और ये आप देखिए कि भाई कैसा बनेगा, सबसे पहले पे थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। और यहां पर जो आपके सामने ऑप्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। आफ्टर टीचिंग द टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2D फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं, जो इक्वल सेम एंड साइज होता है जिन फिगर्स का, उनकी बात चल रही है। ए मिडिल स्कूल टीचर स्टार्ट्स ए डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स टू एसेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, उनकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है उसको एसेस करने के लिए वो कह रहे हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, एक बच्चे ने कहा, टू रीजन्स हैविंग सेम एरिया आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। बच्चे ने क्या कहा कि सपोज एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, मान के चलते हैं भाई ये रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई यदि इनका एरिया सेम है, यदि इनका एरिया सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, जबकि ये कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन होती ही नहीं है। तो बच्चा कहीं ना कहीं एरर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन इज करेक्ट, कि जो स्टूडेंट्स की जनरलाइजेशन है वो करेक्ट है, जी नहीं करेक्ट नहीं है, हमें पता है इस बात का। स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन इज करेक्ट फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए करेक्ट है, जी नहीं क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी करेक्ट नहीं, क्योंकि एरिया सेम होने से दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंस नहीं होती हैं। सच रिस्पॉन्सेज नीड टू बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, जी नहीं, आप किसी भी एरर को, किसी भी गलती को इग्नोर नहीं करेंगे। वहीं पर फोर्थ क्या है, स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द टीचर, टीचर को उसको बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, एरिया से हम कॉन्ग्रुएंस को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइल टीचिंग इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम ए टीचर गिव्स द स्टेटमेंट कॉमन डिवीजर ऑफ टू इंटीजर्स इज ए नंबर विच डिवाइड्स बोथ द गिवन इंटीजर्स। ठीक है जी, अगर कोई कॉमन डिवाइजर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपके पास है 27 और यहां पर है आपको 12, तो इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, 3 है। 3 जो है कॉमन डिवाइजर है 27 का भी और 12 का भी, ठीक है। विच डिवाइड्स बोथ द गिवन इंटीजर्स, ये दोनों को डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, क्या एक प्रोपोजिशन है, क्या एक प्रस्ताव है, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं है। प्रस्ताव और प्रोपोजिशन होता है जो हम किसी के सामने कोई चीज पेश करते हैं। आफ्टर दैट, क्या ये एक डेफिनेशन है या एक एक्सियम है या फिर एक ओपन सेंटेंस है, जी नहीं। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, ये है एक डेफिनेशन। जी हाँ, ये हम बता रहे हैं कि कॉमन डिवाइजर जो होता है वो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये आएगा डेफिनेशन की श्रेणी में। यस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन होते हैं हमारे मैथ्स और साइंस पेडागोजी में। 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन हमारे साइंस पेडागोजी के। तो लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ए टीचर फोल्ड्स ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इनटू हाफ एंड पंचेस ए होल इन द फोल्डेड शीट ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड करते हैं और एक पंच कर देते हैं, मतलब उसमें एक छेद कर देते हैं। शी देन अनफोल्ड्स द पेपर, अब पेपर को अनफोल्ड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स शी कैन टीच विद दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वह किस टॉपिक को, किन टॉपिक्स को पढ़ा सकती है। क्या वो सिमिट्री एंड वॉल्यूम को पढ़ा सकती है, जी नहीं, वॉल्यूम हमारा होता है 3D, तो इसको नहीं पढ़ा पाएगी। अगेन यहां पर भी वॉल्यूम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिमिट्री एंड फ्रैक्शन, फोर्थ भी देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर, जी नहीं, यहां पर सरफेस एरिया की बात ही नहीं चल रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिमिट्री एंड फ्रैक्शन। सिमिट्री कैसे होगा कि जब हमने फोल्ड किया और काटा तो वो लगभग जब खोलेगी तो वो एक ही जगह पर कि एक सिमिट्री से कटेंगे, और वहीं पर फ्रैक्शन भी दिखा पाएंगे कि भाई देखो जब हमने एक होल किया तो 1/2, दो में से एक जो है वो एक पर चला गया और जो दूसरा है वो दूसरे पर चला गया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करते हैं राहुल सर के साथ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।